हेलो दोस्तों। लास्ट वीडियो तक हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारे ईस्टर्न साइड में स्थित हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ जो ब्रिटिश इंडिया था उनके कैसे रिलेशंस थे और किस प्रकार से उनके साथ ट्रीटीज की गई और किस प्रकार से उनकी कॉन्क्वेस्ट की और उन्हें अपने अंडर कंट्रोल में लिया गया। आज हम पढ़ेंगे कि जो हमारे वेस्टर्न साइड में या नॉर्थ वेस्ट साइड में स्थित जो कंट्रीज जिनके साथ हमारे कैसे रिलेशन रहे और किस प्रकार उनके साथ ट्रीटीज हुई और क्या क्या हमारे कॉन्क्वेस्ट के कारण रहे उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जिसमें हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट एंग्लो अफगान रिलेशंस की, जिसमें कि जो कि सिंध और पंजाब से नॉर्थ वेस्ट की तरफ स्थित एक काफ़ी बड़ी टेरिटरी है। जिसमें हम बात करते हैं नेक्स्ट कि जब अर्ली 19th सेंचुरी चल रही थी तब रशियन इन्फ्लुएंस था वो पर्शिया में बढ़ रहा था। पर्शिया मतलब हम बात कर सकते हैं आज के इराक की, जहाँ पे लगातार जो रशियन इन्फ्लुएंस था वो बढ़े जा रहा था और वहाँ पे जो मुस्लिम होने की वजह से तथा अफगान में भी मुस्लिम होने की वजह से रशिया का इन्फ्लुएंस धीरे धीरे अफगानिस्तान की तरफ भी धीरे धीरे बढ़ा जा रहा था, जिसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। जिसमें कि ट्रीटी ऑफ तुर्कोमानचाई जो कि 1828 में साइन की गई थी, उसके अनुसार हमें मालूम चलता है कि ये जो रशियन इन्फ्लुएंस था वो धीरे धीरे अफगानिस्तान की तरफ फैल रहा था और उसमें हेल्प उनकी पर्शिया के द्वारा की जा रही थी। इस प्लान के बारे में जब इंग्लिश को मालूम चला तो उन्हें लगा कि हमें अफगान को हमारी ब्रिटिश इंडिया के कंट्रोल में ले लेना चाहिए, ताकि वो जो रशिया को सपोर्ट ना कर पाए और रशिया फ्रेंच को सपोर्ट ना कर पाए, क्योंकि उस समय फ्रेंच का खतरा भी इनके ऊपर बना हुआ था और रशियन इन्फ्लुएंस का खतरा भी इनके ऊपर बना हुआ था। इस वजह से उन्होंने रशिया को काउंटर करने के साथ साथ फ्रेंच को भी काउंटर करने के बारे में सोचा और उन्होंने धीरे धीरे यही यही प्लान बना के उन्होंने पंजाब और सिंध की भी हेल्प लेनी चाहिए, ताकि वो जो अफगान है वहाँ पे नया रूलर स्टेब्लिश कर सकें या फिर वहाँ पे जो अपने कंट्रोल में रह सके या फिर वहाँ से उनसे सब्सिडरी अलायंस साइन करवा सके। जिसके बारे में हम फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं कि इसमें अलग अलग पॉलिसी, अलग अलग गवर्नर जनरल्स आए, उनके अलग अलग पॉलिसीज रही जो कि अफगानिस्तान के लिए अलग अलग तरीके से मानी गई और जो उनकी थिंकिंग को भी दर्शाती है कि किस प्रकार की उन जो गवर्नर जनरल्स थे उनकी पॉलिसीज रही। तो हम फर्स्ट बात करते हैं फॉरवर्ड पॉलिसी ऑफ ऑकलैंड, जो कि 1836 में हमारे यहाँ पे नए गवर्नर जनरल आए ऑकलैंड, जिन्होंने फर्स्ट टाइम एडवोकेट की एक फॉरवर्ड पॉलिसी की हमें आगे बढ़ना चाहिए। इस पॉलिसी के माध्यम से जो ऑकलैंड थे उनका मतलब ये था कि हमें जो इंडियन बाउंड्रीज हैं उन्हें जो रशियन इन्वेजन होने वाला है, जो भी पॉसिबल रशियन इन्वेजन होने वाला है, उससे हमें जो हमारी इंडियन बाउंड्रीज हैं, हमारी ब्रिटिश इंडिया की जो बाउंड्रीज हैं, उन्हें हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए तथा उन्हें प्रोटेक्ट करने के रिगार्डेड हमें उनके डिसीजन लेने चाहिए। लेकिन जो इसमें उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी जो अड़चनें आ सकती थी या किसी प्रकार की उनके लिए कठिनाई आ सकती थी, उसके बारे में उन्होंने कहा कि हमें या तो इन जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ ट्रीटीज करनी चाहिए या फिर इन्हें डायरेक्टली एनेक्स करके इन्हें हमारे ब्रिटिश इंडिया में मिला लेना चाहिए, ताकि जो भी रशियन इन्वेजन होने वाला है या होगा भविष्य में जाके उसको हम पहले ही काउंटर कर सके। लेकिन हम आगे बात करते हैं कि जो अफगानिस्तान के अमीर हुआ करते थे दोस्त मोहम्मद, वो भी ब्रिटिशर्स के साथ फ्रेंडशिप करना चाहते थे, परंतु उनकी भी एक कंडीशन थी कि वो चाहते थे कि जब वो ब्रिटिश की फ्रेंडशिप चाहते हैं तो ब्रिटिशर्स को भी उनकी हेल्प करनी होगी और उन्हें जो सिख्स के द्वारा या फिर उस समय मौजूद जो सिख के बहुत बड़े किंग हुआ करते थे रंजीत सिंह, उनके द्वारा जो पेशावर को जो ले लिया गया था या फिर छीन लिया गया था अमीर के पास से सिख्स के द्वारा, तो वो उन्हें जो ब्रिटिशर्स हैं वो हेल्प करेंगे कि पेशावर जो अफगानिस्तान को वापस मिल सके। इसके लिए उन्होंने ये कंडीशन रखी, लेकिन ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि वो किसी भी प्रकार से जो रंजीत सिंह है या फिर सिख एम्पायर है उसके साथ किसी प्रकार की दुश्मनी मोल ले, क्योंकि वो चाहते थे कि उस समय उन्हें अपने फ्रंटियर को बचाना है, उन्हें जो भी पॉसिबल रशियन इन्वेजन होने वाला है उसे उससे बचाना है हमारे देश को या फिर ब्रिटिश इंडिया को। इसलिए वो उन्होंने किसी भी प्रकार से पंजाब या फिर रंजीत सिंह से दुश्मनी लेनी नहीं चाहिए, तो उन्होंने इसकी डिमांड को रिजेक्ट कर दिया और इस डिमांड को रिजेक्ट करने के बाद जब दोस्त मोहम्मद को लगा कि ब्रिटिशर्स उनकी किसी भी प्रकार से कोई हेल्प नहीं करेंगे, तो जब दोस्त मोहम्मद ने इसके लिए या फिर पेशावर को वापस लेने के लिए उन्होंने रशिया और पर्शिया से हेल्प मांगी कि वो उनकी हेल्प करें, ताकि जो पेशावर सिक्स के द्वारा छीन लिया गया है उसे दोस्त मोहम्मद वापस अपने टेरिटरी में मिला सके। उसके बाद में हम अगले पॉइंट पे बात करते हैं कि जब ट्रिपार्टाइट ट्रीटी इन 1838, जो ट्रीटी इस ट्रीटी के बारे में हम पहले भी जब हमने सिंध वॉर पढ़े थे या फिर हमने जब एंग्लो पंजाब या फिर एंग्लो सिख वॉर पढ़े थे तब भी हम इनके बारे में बात कर चुके हैं कि ये ट्रीटी किन किन के बीच में हुई थी। तो इस ट्रीटी में 3 पार्टीज थी, इसलिए इसे ट्रिपार्टाइट ट्रीटी कहा गया, जिसमें
फर्स्ट पार्टी के रूप में या प्रपोजर्स के रूप में ब्रिटिश थे, जिन्होंने सिख्स या फिर रंजीत सिंह से हेल्प मांगी कि जो जो सिख्स हैं वो ब्रिटिशर्स की हेल्प करेंगे, या फिर उन्होंने थर्ड पार्टी के रूप में एक साथ सूझा भी थे जो कि प्रिंस हुआ करते थे, अफगान प्रिंस हुआ करते थे, उनकी हेल्प करेंगे ताकि सिख्स और ब्रिटिश और साथ सूझा मिलकर जो वहाँ के अफगानिस्तान के जो अमीर हैं दोस्त मोहम्मद, उनको वहाँ से हटा सकें और जो साथ सूझा है उन्हें अफगानिस्तान के थ्रोन के ऊपर बैठा सके। इसकी हेल्प के लिए उन्होंने रंजीत सिंह से भी ये ट्रीटी साइन करवाई और साथ सूझा से भी ये ट्रीटी साइन करवाई। इसके प्रोविजंस इस प्रकार के थे कि साथ सूझा को अफगानिस्तान के थ्रोन के ऊपर बैठाया जाएगा और उसी के साथ साथ जो अफगानिस्तान के फॉरेन अफेयर्स होंगे उनके ऊपर जो जब साथ सूझा उनके ऊपर वर्क करेंगे तो वो एडवाइस लेंगे ब्रिटिशर्स और सिख्स के साथ। उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो साथ सूझा थे उन्होंने अपने सभी सोवरेन राइट्स जो कि आमिर ऑफ सिंध के लिए, सिंध के लिए उनके होते थे, उन्होंने सभी जो उनके सोवरेन राइट्स थे वो आमिर ऑफ सिंध को सौंप दिए। उसके लिए उन्हें लार्ज सम ऑफ मनी भी मिला। उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो जो रंजीत सिंह जो टेरिटरीज, अफगान टेरिटरीज जो जीत चुके थे, उनके ऊपर जो अफगान्स क्लेम किया करते थे उसके लिए भी उनसे सासूजा से प्रॉमिस लिया गया कि आप उनके ऊपर से अपने सभी जो राइट्स हैं उन्हें हटा देंगे, कि जो रंजीत सिंह है जहाँ तक उन्होंने अपनी टेरिटरी, अफगान टेरिटरी जीती हैं वहीं तक रंजीत सिंह का राज होगा या वहीं तक उनका किंगडम होगा। उसके आगे सासूजा उसके ऊपर कभी भी क्लेम नहीं करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर की, जिसकी स्टार्टिंग हुई 1839 टू 42। इसमें कि हम बात करते हैं कि जब जो ट्रिपार्टाइट ट्रीटी के अनुसार जो पर्शिया और जो रशिया जैसे जो जो अलग अलग कंट्रीज जिनका अफगानिस्तान के अंदर रोल चल रहा था या फिर वो वहाँ पे जो उन लोगों को इन्फ्लुएंस करने में लगे हुए थे, उसको हटाने के बाद में उन्होंने जब तो ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया है कि अब वो फॉरवर्ड पॉलिसी के साथ अफगान के ऊपर अफगान में रहेंगे और अफगानों को अपने एज ए कॉलोनी वो बनाएंगे या फिर एज ए बफर स्टेट वो अफगान को रखेंगे, ताकि फिर से कभी भी उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई खतरा ना आ सके, ताकि रशियंस पर्शिया की हेल्प के साथ भारत की तरफ कभी भी ना आ सके। इसके लिए उन्होंने उन्होंने इसको अफगान को अपने कॉलोनी बनाना चाहा या फिर बफर स्टेट के रूप में यूज करना चाहा, जिसका रिजल्ट निकला कि ये फर्स्ट अफगान वॉर हुई इन 1839, जिसमें कि एक इंग्लिश आर्मी ने काबुल के ऊपर अगस्त 1839 में अटैक किया, जबकि उसके आसपास की जो ट्राइब्स थी उन्हें पहले से ही ब्राइब्स या फिर करप्शन के साथ उन्हें खरीदा जा चुका था और दोस्त मोहम्मद ने सरेंडर किया। सासूजा को एज ए अमीर ऑफ अफगानिस्तान के पद पर वहाँ पे बिठाया गया। उसके बाद लेकिन जब दोस्त मोहम्मद जो वहाँ के मेन रूलर हुआ करते थे, सासूजा वहाँ पे अनएक्सेप्टेबल रहे और अफगान्स को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। इसलिए अफगान्स थे वो उन्होंने रिबेलियन किया और उन्होंने जो गैरिसन कमांडर थे जो ब्रिटिशर्स के काबुल में रहा करते थे उनकी हत्या कर दी। उसके बाद में जब इसी सभी प्रॉब्लम्स के कारण जब लगातार अफगान्स के रिबेलियंस होते रहे तो उन्होंने ब्रिटिशर्स ने अफगान के साथ ट्रीटी करना उचित समझा। इसलिए उन्होंने अफगान चिफ्स के साथ 1841 में एक ट्रीटी की, जिसमें कहा गया कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो वहाँ से इवैक्यूएट करेंगे और अफगानिस्तान के जो रूलर्स हैं वो उनकी हेल्प करेंगे और साथ में ही वो दोस्त मोहम्मद को वहाँ पे रिस्टोर करेंगे। लेकिन वो वही प्रॉब्लम हुई और वो वहाँ से नहीं निकल पाए। जो रास्ते में जो ट्राइब्स थी, जब वो वापस आ रहे थे वहाँ से इवैक्यूएट करके वापस आ रहे थे, तो जो रास्ते में जो ट्राइब्स थी उन्होंने उनके ऊपर अटैक किया और लगभग उनकी सभी आर्मी को ख़त्म कर दिया। इसलिए जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें भारी हानि का सामना करना पड़ा। उसे बहुत ज़्यादा सोल्जर्स के रूप में या फाइनेंशियल्स के रूप में बहुत ज़्यादा या फिर वेपन्स के रूप में हम मान सकते हैं, तो उसके बारे में उन्हें बहुत ज़्यादा हानि या फिर बहुत ज़्यादा लॉस का उन्हें सामना करना पड़ा। इस कारण ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई और आगे के जो आने वाले जो गवर्नर जनरल्स थे उनके लिए एक सीख मिली कि उन्हें अफगानिस्तान की तरफ ज़्यादा परेशानी या फिर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। इसलिए उनके बाद में आए जॉन लॉरेंस, जो कि एक नए गवर्नर जनरल से, तथा वो काफ़ी ज़्यादा समझदार या फिर भारत में बहुत सालों से रह रहे थे, इसलिए वो यहाँ की मैन स्थिति को समझते थे। इसलिए उन्होंने वो लेके आए द पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिव। तो हम अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, जॉन लॉरेंस एंड द पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिव। जो जॉन लॉरेंस जो कि भारत में 1864 टू 69 तक भारत में एक गवर्नर जनरल के पद पर रहे और साथ ही में उन्होंने अप्लाइड की ए पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिव विच वॉज रिएक्शन ऑफ द डिजास्टर ऑफ द फर्स्ट अफगान वॉर, जिसमें कि उन्हें बहुत ज़्यादा हानि हुई थी। इसके रिएक्शन के रूप में उन्होंने कहा कि हमें किसी भी प्रकार से हमें सिर्फ हमारे फ्रंटियर को सुरक्षित करना है, हमें किसी भी प्रकार से किसी जो दूसरे
कंट्रीज़ हैं उनके जो इंटरनल अफेयर्स हैं उनमें हमें उलझना नहीं है। लेकिन जब 1863 में दोस्त मोहम्मद की डेथ हुई और उसके बाद में वहाँ पे स्टार्ट हुआ वॉर ऑफ सक्सेशन, जिसमें शेर अली वहाँ पे नए अमीर के रूप में अफगानिस्तान में स्वीकार किए गए और उसके बाद में यही प्रोसेस धीरे धीरे चलता रहा। और जब भारत में नए गवर्नर आए लिटन, वो भी एक्सपेंशनिस्ट होने के साथ साथ उन्हें भी लगा कि हमें ब्रिटिश का जो प्राउड गया है, जो पिछले जो अफगान के साथ वॉर हुए है वो हुआ है, उसमें जो हमारा प्राउड गया है, उसके लिए लिटन ने एक नई पॉलिसी अपनाई जिसे द पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व कहा गया। लिटन भारत में 1876 में वाइसरॉय के रूप में भारत में आए और वो अपनी नई पॉलिसी लेके आए प्राउड रिजर्व, जिसमें उन्होंने कहा कि जो अपनी जो फ्रंटियर्स हैं उनकी साइंटिफिक तरीके से उनको सेफगार्डिंग किया जाएंगे तथा हमारी जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है उसकी भी रक्षा की जाएगी, जो कि हमारा अफगानिस्तान के साथ है, जिसके साथ स्टार्टिंग हुई सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर की, जो कि 1870 टू 80 तक रही है, जिसमें लिट्टन थे उन्होंने एक एक्सपांशनिस्ट होने के साथ साथ उन्होंने सोचा कि हमें शेर अली के साथ सबसे पहले ट्रीटी करनी चाहिए और उन्होंने शेर अली के साथ एक ट्रीटी की जिसमें आमिर थे उन्होंने कहा कि हम जो फ्रेंडली रिलेशंस है वो ब्रिटिश इंडिया के साथ भी रखेंगे और साथ ही साथ हम रशिया के साथ भी हमारे जो, क्योंकि रशिया भी अफगानिस्तान का नेबर था उस समय, तो उनके रिलेशन जो शेर अली थे वो चाहते थे कि वो दोनों ही कंट्रीज के साथ उनके अच्छे फ्रेंडली रिलेशंस हो, बल्कि किसी भी कंट्री का उनके ऊपर कंट्रोल ना हो। लेकिन ये ब्रिटिशर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और साथ ही में जो शेर अली थे उन्होंने जो ब्रिटिश एनवॉय काबुल में रहना चाह रहा था उसे भी वहीं पे रखने के लिए मना कर दिया और साथ ही साथ उन्होंने रशिया के भी जो एनवॉयज थे या फिर रशिया के भी जो वहाँ पे रहने वाले लोग थे उन्हें भी वहाँ से निकाल दिया। इसके साथ साथ जब ये सब हुआ तो जो लिट्टन थे उन्हें ये चीज़ पसंद नहीं आई और उन्होंने जैसे ही रशिया ने वहाँ से विड्रॉ किया या फिर जैसे ही जो रशिया का एनवॉय काबुल में रह रहा था उसने अफगानिस्तान से विड्रॉ किया, उसके साथ ही लिट्टन ने अफगानिस्तान को इन्वेड या फिर अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करने के बारे में सोचा। जब ब्रिटिशर्स ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया तो शेर अली वहाँ से भग गए और ब्रिटिशर्स ने साइन की एक ट्रीटी ऑफ गांडामक, जो कि शेर अली के बेटे थे यकूब खान, शेर अली के सबसे बड़े बेटे थे यकूब खान, उनके साथ उन्होंने एक ट्रीटी साइन की जिसे ट्रीटी ऑफ गांडामक कहा गया, जिसे मई 1879 में साइन की गई, जिसके अनुसार कि जो ट्रीटी है उसकी क्या क्या जो प्रोविजंस हैं उनके बारे में हम आगे बात करते हैं कि अब से जो भी जो अफ़गान रूलर्स हैं या फिर अफ़गान आमीर्स हैं वो अपनी फॉरेन पॉलिसी के लिए जो भी कार्य करेंगे उसके लिए वो एडवाइस लेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या फिर उस समय की हमारी जो ब्रिटिश इंडिया था उसकी एडवाइस लेंगे और साथ ही साथ में काबुल में एक ब्रिटिश रेजिडेंट भी काबुल में रहेगा। उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो अमीर है उन्हें उनके ऊपर अगर बाहर से या फिर फॉरेन किसी प्रकार का अटैक होता है तो उसके लिए भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनकी हेल्प करेगा, साथ ही साथ में उनके एक्सपेंसेस के ऊपर ही और उसी के साथ उन्हें एक एनुअल सब्सिडी भी दी जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो धीरे धीरे उसी प्रकार याकूब खान को प्रेशर में लेके ब्रिटिशर्स ने काबुल और कांधार को रिकैप्चर कर लिया। उसके बाद में नए आमिर के पद पर आए अब्दुल रहमान, जिन्हें नए न्यू आमिर के रूप में वो अफगानिस्तान में आए। उस समय तो रिपन ने, उसके बाद में लिटन के बाद में एक नए गवर्नर जनरल या फिर वाइसरॉय आए, उन्होंने अफगानिस्तान को एज ए बफर स्टेट यूज किया। उन्होंने किसी प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया कि वो अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करें या फिर अफगानिस्तान को जीतने का प्रयास करें। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो कि 1914 टू 1919 तक लड़ा गया और रशियन रिवॉल्यूशन जो कि 1917 में हुआ, उसके बाद में जो अफगानिस्तान थे उन्हें लगा कि ब्रिटिशर्स कमज़ोर हो चुके हैं या फिर जो अब रशिया है या उनके और भी पड़ोसी देश हैं वो सभी कमज़ोर हो चुके हैं और भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो भी कमज़ोर हो चुके हैं। तो इसलिए अफगानिस्तानियों को लगा या फिर अफगानियों को लगा कि अब हमें हमारी इंडिपेंडेंस वापस चाहिए, हम अब इंडिपेंडेंट किंगडम के रूप में रहेंगे। इसलिए अब हबीबुल्ला जो कि 1901 में अफगानिस्तान के आमिर के रूप में बने थे, उनकी हत्या हो गई 1919 में और उसके बाद में नए रूलर या नए आमिर के रूप में अमानुल्लाह अफगानिस्तान की पोस्ट पर बैठे और अफगानिस्तान के नए आमिर के रूप में अमानुल्लाह आए और उन्होंने 1919 में ब्रिटिशर्स के ऊपर ओपन वॉर डिक्लेयर कर दिया और कहा कि अब हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। उसके बाद में 1921 में अफगानिस्तान को इंडिपेंडेंस मिली और अफगानिस्तान ने अब तब से उसके बाद में अफगानिस्तान इंडिपेंडेंट है। और इसी प्रकार जब ब्रिटिशर्स को भी यही लगा कि हमें
भी अफ़गानिस्तान के अब जो मैटर्स हैं उनमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अफ़गानिस्तान के साथ पहले वो एक बार बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना कर चुके हैं और उन्हें बहुत भारी मात्रा में लॉस का सामना करना पड़ा है। उन्होंने सोल्जर्स और फाइनेंसेस के रूप में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका था। ये थी हमारे अफ़गानिस्तान की स्टोरी। अब उसके बाद में हम पढ़ते हैं कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, जो कि हमारे अफ़गानिस्तान और जो हमारा पाकिस्तान या फिर सिंध का इलाका है उसके बीच में स्थित एक इलाका है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं, जिसमें कि ये रिवर इंडस और अफ़गानिस्तान के बीच में इलाका है, जिसे कहा जाता है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, जिसके बारे में हम बात करते हैं कि जब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंधु 1843 और अनेक्सेशन ऑफ पंजाब 1849, उसके बाद में जो ब्रिटिशर्स की जो बाउंड्रीज थी, ब्रिटिशर्स की जो बाउंड्रीज थी वो इंडस तक पहुंच चुकी थी, क्योंकि जैसे पंजाब था वो इंडस रिवर के बियॉन्ड इंडस रिवर था, बियॉन्ड इंडस रिवर था। जैसे कि रंजीत सिंह ने जो अफगानिस्तान थे उनके बहुत से प्रोविंसेस जीते थे और उसके बाद में उन्हें अपने कंट्रोल में रखा था, और जब ट्रीटी हुई तो ट्रीटी के अंदर जो अफगानिस्तानियों की जो टेरिटरीज थी उसमें रंजीत सिंह के पास ही वो एरियाज रहने की बात की कही गई थी। इस प्रकार तो अब जो ब्रिटिशर्स या ब्रिटिश इंडिया की जो बाउंड्रीज थी वो इंडस रिवर के बियॉन्ड चली गई थी, तो इस वजह से वहाँ पे जो अब नए प्रकार नई ट्राइब्स थी उनके साथ जो ब्रिटिशर्स का कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, और वो नए कॉन्टेक्ट में आए वहाँ के बलूच और पठान ट्राइब के। तो 1891-92 में ब्रिटिश ने ऑक्यूपेशन किया हुंजा, नागर और गिलगिट वैली में, जिसके बाद में जो वहाँ पे जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर इलाका है या फिर नया इलाका उनके कंट्रोल में आया। लेकिन वहाँ पर कंटिन्यूसली ट्राइबल अपराइजिंग्स होती रही, और वहाँ के जो तत्कालीन अफगानिस्तान के जो अमीर थे अब्दुल रहमान को भी ये चीज़ पसंद नहीं आई कि जो ब्रिटिश की जो बाउंड्रीज है वो हमारे से टच हों। इसलिए अफगान और ब्रिटिशर्स के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, और उसके द्वारा उन दोनों के बीच में ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में एक दुरंड लाइन बनाई गई, जिसके बाद में हम बात करते हैं कि दुरंड एग्रीमेंट था वो 1893 में किया गया था, जो फेल हुआ और वो किसी प्रकार की शांति या फिर किसी प्रकार की पीस नहीं ला सका, और उसके बाद में थोड़े ही दिन बाद फिर से ट्राइबल अपराइजिंग्स हुई। इसकी वजह से वहाँ की सुरक्षा करने के लिए ब्रिटिशर्स ने अपने गैरिसन इस्टेब्लिश किया चित्राल, और वहाँ पे अपने ट्रूप्स जैसे कि मलखंड पास को गार्ड करने के लिए, फिर मलखंड पास की सुरक्षा के लिए भी उन्होंने रखे, जो कि ट्राइबल अपराइजिंग्स 1898 तक चलती रही है। जिसके बाद में हम बात करते हैं करजन, जो कि 1899 टू 1905 तक भारत में रहे। इन्होंने पॉलिसी ऑफ विड्रॉल एंड कंसंट्रेशन उन्होंने अपनाई, जिसमें कि उन्होंने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर इलाका जैसे कि जो इलाका इंडस और अफगानिस्तान या फिर डुरंड लाइन के बीच में जो इलाका था उसे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर बोला गया, जिसे उन्होंने डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में लेके आए। उसके बाद में उन्होंने करजन की पॉलिसी ने वहाँ पे पीसफुल नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का एक निर्माण किया, जिसके बाद से वहाँ पे ट्राइबल अपराइजिंग्स बंद हुई और अब वहाँ पे शांति का एक माहौल था। उसके बाद में जो जनवरी 1932 के अंदर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जिस इलाके को कर्जन ने अपने कंट्रोल में लिया था या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्ट कंट्रोल में लिया था, उसे वहाँ पे अब डायरेक्टली एक गवर्नर्स प्रोविंस बना दिया गया। और जब से भारत आज़ाद हुआ है, या भारत और पाकिस्तान दोनों आज़ाद हुए हैं, उसके बाद से 1947 से नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर इलाका अब पाकिस्तान के कंट्रोल में है, तथा अब पाकिस्तान उसके ऊपर अपने रूल्स बनाता है। जबकि हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर कंट्रोल में था, लेकिन जब पार्टीशन के समय से वो अब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर इलाका पाकिस्तान के कंट्रोल में है, और जो दुरंड लाइन अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर बनाती है। इस प्रकार हमने आज पढ़ा कि जो नॉर्थ वेस्ट की तरफ स्थित किन किन नेबरिंग कंट्रीज के साथ कैसे ब्रिटिशर्स के रिश्ते थे और कैसे उन्होंने वहाँ पे ऑक्यूपाई किया या फिर उनके साथ ट्रीटीज की और उन्हें अपने कॉन्क्वेस्ट की, उसके बारे में हमने पढ़ा। और हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि किस प्रकार की जो सिविल अपराइजिंग्स थी जो ब्रिटिशर्स के साथ या फिर जो वहाँ के लैंडलॉर्ड या जमींदार के एक्सप्लॉयटेशन की वजह से वहाँ पे जन्म ली, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।